Good evening to all. This is Shreya on the behalf of Offit Fincare. And due to some networking problem, today's session we were not able to complete. So we were not able to complete all the relevant points. So we have done a recording in a questionnaire form. And to fill this gap, we once again thank you for joining today's webinar in such a good number. We are starting our question answer session, which we recorded internally. And the answer would be taken care by our equity research head, Mr. Manoj Bandre. And we would like to hand over the further conversation to Mr. Manoj. Hello, good evening to all of you. Sorry for the और जो भी बीच में नेटवर्क इश्यू आया था, प्रॉब्लम आया था, जिसकी वजह से हम फर्दर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट मैं सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमने अभी ये प्लान आउट किया है कि हम एक रिकॉर्डिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग मतलब जो भी हम रेलेवेंट पॉइंट है उसमें रेलेवेंट पॉइंट हम कवर करेंगे और ये रिकॉर्डिंग सब हमारे बिजनेस एसोसिएट एंड इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्टेड my thoughts, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, I hope and wish to everyone have safe and their dear one also safe, and you take care of yourself. So please continue to further question and answer question. Thank you मनोज। मनोज, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट का या हमें अभी कुछ और वेट करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और मोर और लेस सब इन्वेस्टर के माइंड में अभी यही चल रहा है कि दिस इज द बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट और नॉट। ओके, बट मैं यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट करना चाहता हूँ एक क्वेश्चन को। अगर हम देखेंगे थोड़ा पीछे 10-15 साल हम पीछे जाते हैं तो क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम कौन सा है? मेडिकल प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? मेडिकल से सॉल्यूशन आएगा। क्या इसका सॉल्यूशन आ सकता है या नहीं आ सकता? बिल्कुल इसका सॉल्यूशन आ सकता है। तो पॉइंट इज दैट कि ये दिस इज द टेम्परेरी, maybe it will take a 6 month or maybe it will take a 8 month to overcome this problem, और हमें नॉर्मलाइज होने के लिए maybe 1 year भी लग सकते हैं, बट इकोनॉमी नॉर्मलाइज होगी, इतना तो बिल्कुल पक्का है। अब क्या होगा अगर हम पीछे के जाते हैं, इससे भी ज्यादा ट्रेडिबल मतलब हॉरिबल सिचुएशन से हम गए हैं। 1991 अगर आप देखोगे तो हमारे पास 15 डेज का ही फंड था गवर्नमेंट के पास। जब नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा था जो हम फ्रूट खरीद सकते थे। 15 दिन के बाद हम हमारी कंट्री बैंकक्रप्ट हो सकते थे। तभी भी हम वो भी सिचुएशन से बाहर आए हुए हैं। 1998 में कारगिल वार हुआ था, 2001 में 2000 में टेक बस्ट हुआ था, टेक्नोलॉजी एक बबल आया था, उसके बाद हर्षद मेहता स्कैम भी हमने देखा। 2003 में हमने क्या देखा? शार्ज भी देखा, शार्ज भी हमारे यहाँ पे आया था। उसके बाद 2008 में सबसे बड़ा एक क्राइसिस हमने देखा, रिसेशन देखा, जो फाइनेंशियल रिसेशन हो। क्या हम इससे निकले? बिल्कुल निकले। क्या ये परमानेंट था? बिल्कुल नहीं था। जो पेन था वो 8 महीने, एक साल और 1.5 साल का था। सेम वाइज भी पेन 1 साल और 1.5 साल का रहेगा। बट ये पेन से अगर हम निकलते तो जो हमें रिटर्न मिलना चाहिए नॉर्मल मार्केट में हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं? 20%, 25%। तो हम जो एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से हम 100, 200, 300% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक है, हमारी कंट्री में जो बुल रन आया था, जो हमने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट किया था। कब किया था? 2017 में, जब हम मार्केट में थे। कोई भी स्टॉक्स ले लो, अच्छे से क्वालिटी स्टॉक्स ले लो, आपको 2 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में 40-50% रिटर्न जनरेट करके देते थे अगर आपने प्रॉपर टाइम पे वैल्यूएशन वाइज अगर किसी भी स्टॉक्स को, बिजनेस को खरीदा होता। बट 2018 में क्या हुआ? एक जो 2016 और 17 में जो बुल रन है उसका करेक्शन आया। एक नॉर्मल करेक्शन आता है मार्केट में। मार्केट कभी भी वन लाइन में, वन डायरेक्शन में मूव ऑन नहीं होता है, जो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। कभी उसमें एक हमें नीचे भी देखना पड़ता है। एक मार्केट नॉट मूव ऑलवेज इन अ लीनियर वे। समटाइम मतलब कभी उसमें करेक्शन भी आ जाता है। तो करेक्शन में क्या होता है कि जो एक प्रॉफिट बुकिंग होती है एफआई की तरफ से डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर की तरफ से एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो 2018 में क्या हुआ था? 2018 में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। 2018 में प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद 2019 में क्या हुआ? हमारे कंट्री में डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी है। और 2020
में कोरोना है, तो क्या हमने 2018 में ग्रोथ लाई? 2018 में हमारे कंट्री में ग्रोथ थी, बिल्कुल थी, 6.1% की ग्रोथ आई थी, बट 2019 में जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की वजह से 5.7 ग्रोथ आई है, बॉटम तो 4.7 जीडीपी भी हमने देखा है। और जो एक्सपेक्ट करते थे कि 2 साल में हमने जो ग्रोथ नहीं देखा, जो इक्विटी मार्केट में रिटर्न हमने जनरेट नहीं किया, वो 2020 में बिल्कुल हमें रिटर्न आएगा, हम वेल्थ क्रिएट करेंगे। और जो एक सिग्नल था ग्लोबल का, वो बिल्कुल सिग्नल स्ट्रॉन्ग था। अगर आप 2020 के जनवरी और फरवरी का डाटा देखोगे, पीएमआई डाटा क्या है? वो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। वो क्या शो करता है? अगर पीएमआई डाटा 50 के नीचे में होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि कंपनी इकोनॉमी और कोई भी कंट्री एक रिसेशन में है। अगर वही पीएमआई डाटा 50 के ऊपर है, 51, 52, 53, इसका मीनिंग क्या होता है कि कंट्री इकोनॉमिक एक्सपांशन फेज में है। हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री अपने अपने कैपेसिटी पे एक्सपांशन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी 1000 प्रोडक्ट बनाती है, तो वो कंपनी ये सोचती है मैं नेक्स्ट ईयर में 1200 प्रोडक्ट बनाऊंगी, 1500 प्रोडक्ट बनाऊंगी, क्योंकि वो ग्रोथ को एक एस्टिमेट करती है। उनको लगता है कि अभी तो ग्रोथ आएगी। तो जनवरी और 2020 में जनवरी और फेब का पीएमआई का डाटा देखोगे, आप कहीं भी चेक कर लीजिए, तो 54 था, 51 भी नहीं था, 52 भी नहीं था, 53 भी नहीं था, 54, 55 था। इसका मीनिंग क्या है कि हम एक्सट्रीम ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। हम ही नहीं जा रहे थे, ब्राजील भी जा रहा था, यूएस भी जा रहा था, बट बीच में अनप्रेडिक्टेड रिस्क है, कोरोना आ गया, उसको तो अनप्रेसिडेंटेड रिस्क है, उससे तो कोई भी रोक नहीं सकते हैं। दूसरी चीज क्या हुआ, 2018 में ब्रेक्जिट का भी प्रॉब्लम था, चाइना और यूएस में ट्रेड वार का भी प्रॉब्लम था, उसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन थी। दैट इज द रीजन ना इमर्जिंग कंट्री में ग्रोथ आई, ना डेवलप कंट्री में ग्रोथ आई। तो 2-3 साल 2018, 2019, 2020, अभी फिलहाल 3 साल हमने ग्रोथ नहीं देखा। हमने ग्रोथ नहीं देखी है। ग्लोबल मार्केट में भी ग्लोबल मार्केट में भी ग्रोथ नहीं आई थी। तो क्या एक ग्रोथ ऐसी सस्टेनेबल डिक्लाइन में इकोनॉमी जाएगी, कंटिन्यू ऐसी इकोनॉमी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। जो 3 साल का जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ है या डिक्लाइन ग्रोथ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अदर ग्लोबल फैक्टर, कहीं ना कहीं वो 2021 जब एक कोरोना का चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब एक कोरोना एक इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो जाएगी, जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और एक कोई भी वैक्सीन और एंटीवायरल ड्रग्स कोई जब मैन्युफैक्चर हो जाएगा, जब इकोनॉमी को, कंट्री को, ग्लोबल को पता चलेगा कि इसकी कुछ ना कुछ मेडिसिन अभी मार्केट में आ चुकी है, जिसको यूएस एफडीए ने भी अप्रूव कर दिया, सारे मेडिकल काउंसिल जो होते हैं उन्होंने भी अप्रूव कर दिया, तब फुल फ्लेज में जब इकोनॉमी काम स्टार्ट करेगी, तब हम जो ग्रोथ, जो 3 सालों में भी हमने ग्रोथ नहीं देखा, वो आप ग्रोथ देख पाओगे बिल्कुल। तो अभी ये दिस इज द बेस्ट टाइम। मतलब क्यों बेस्ट टाइम है? मैंने अभी तक ये जो सारा कुछ मैंने बताया, उसका अगर मुझे समराइज करना है, तो अभी तक हमने 10-15 सालों में क्या देखा? बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम हमने देखे, 2008, 2001, 2003, 2000, 1998, 1992, 1987, सब हमने प्रॉब्लम देखे, बट ये प्रॉब्लम परमानेंट प्रॉब्लम नहीं थे। हमें कभी भी याद नहीं है कारगिल हुआ था, हमें कभी भी याद नहीं है लिबरलाइजेशन, हमें याद नहीं है सार्स, हमें याद नहीं है हर्षद मेहता, हमें याद नहीं है 2008, वो तो चैप्टर क्लोज हो चुका है, कोई भी कोरोना का चैप्टर क्लोज होगा। बट हाँ, हर एक क्राइसिस हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, हर एक क्राइसिस से न्यू इंडस्ट्री इमर्ज होती है, हर एक क्राइसिस से इकोनॉमी स्ट्रांग बनती है, और हर एक क्राइसिस से जो इकोनॉमी जो स्पीड से रन करना चाहते उससे कई गुना स्पीड से रन करती है। बिल्कुल 2008 के बाद फार्मा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम आया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में बहुत बड़ा बूम आया। 2008 में हमने जो देखा था, जो टीसीएस 120 की प्राइस में था, वो 2017-18 तक 2000 और 2200 का प्राइस का हो चुका था। दैट मीन्स 30% के अगर टीसीएस ने निकाल के दिया। बजाज फाइनेंस जो 10-15 रुपीस का था 2008 में, 4500 के प्राइसिंग पे 2019 में चला गया था। कितना एग्रेशन, कितना एक्सपोनेंशियल वेल्थ क्रिएट करके दिया। आप सोचो, अगर ये मार्केट में किसी ने हायर एंड हायर क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होता 8-9 सालों के लिए, तो उनकी वेल्थ कितनी एक्सपोनेंशियल और कितने एग्रेसिवली क्रिएट होते थे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर हाँ, आपका पीरियड, होल्डिंग पीरियड 4 साल 5 साल है और आप थोड़ा बहुत मार्केट को नीचे देख सकते हो, आप में उतना पेशेंस है, आप में उतना डिसिप्लिन है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, आप ट्रेडर नहीं हो, आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है, तो बेशक ये दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट टाइम कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे इक्विटी में। वो चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए, वो चाहे किसी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू कीजिए, बट आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये दिस इज द बेस्ट टाइम कि यहाँ से यही टाइम होता है जब हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल मार्केट में हम नॉर्मल रिटर्न ही लेते हैं।
हेलो हेलो सर, मुझे आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, अभी मुझे आवाज आ रहा है। मनोज, आपसे एक क्वेश्चन मुझे और पूछना था। जनरली रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में दे नॉट एबल टू अर्न गुड वेल्थ इन इक्विटी मार्केट। दिस इज द परसेप्शन दैट इज देयर इनटू द मार्केट। तो ऐसा क्या रीजन होता है कि रिटेल इन्वेस्टर जनरली इक्विटी मार्केट में पैसे नहीं बना पाते हैं? बिल्कुल सर, एक फैक्ट है कि भाई जो भी जिनकी भी साथ बातें करता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स, और हमारी मेरी खुद की पर्सनल और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल जो थीम है, जो मोटो है, वो ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर एचएनआई बनते हैं, एचएनआई इन्वेस्टर सुपर एचएनआई बनते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर वेल क्रिएट नहीं कर सकते हैं इक्विटी मार्केट में, उस उनकी गैप, और जो रिटेल इन्वेस्टर, जो स्मार्ट इन्वेस्टर, जो वेल क्रिएट करते हैं, वो बीच में की गैप हमें कहीं ना कहीं फील करनी है। हम कैसे फील करेंगे? कुछ उनको एजुकेट करके, कुछ उनको अवेयर करके कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस विजन को हमें देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस अगर वो गैप हम फील करेंगे तो नो डाउट हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम ग्रो होगी। हर एक इन्वेस्टर अपने बेटर लाइफ के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए वेल क्रिएट करेगा और बेटर फ्यूचर के लिए वेल क्रिएट करेगा। जो आज के डेट पे बोलते हैं कि हमने तो 10-10 साल इन्वेस्टमेंट किया लेकिन कभी भी हमें रिटर्न नहीं मिला, और हमने तो एक-एक स्टॉक को 10-10 साल रखा है, तभी भी हमें रिटर्न नहीं मिला। क्या होता है कि इक्विटी मार्केट में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ये होता है कि किसी के रिलायंस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, किसी के थ्रू रिसर्च रिपोर्ट आ गई, वो रिसर्च रिपोर्ट के बेस पे हमने स्टॉक्स खरीद लिया, या किसी दोस्त या किसी फ्रेंड या किसी मुंबई से कॉल आया कि ये स्टॉक्स खरीद लो, इतने तक जाएगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन है, हमने खरीद लिया। हमारा पोर्टफोलियो होता है 10 लाख का, स्टॉक्स होते हैं 40 में से स्टॉक्स 10-15 बैंकरप्ट भी चले जाते हैं। नो डाउट 10-15-20 स्टॉक्स बहुत अच्छी भी होते हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ होता है? हर कोई बाय कर सकता है, प्रॉफिट कब बुक करोगे? प्रॉफिट कैसे बुक करोगे? कौन बताएगा आपको कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है? कौन बताएगा कि यहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है? कौन बताएगा यहाँ की वैल्यूएशन रीजनेबल है, यहाँ पे वैल्यूएशन चीप है? कौन बताएगा कि इंडस्ट्री में, ये कंपनी में ये प्रॉब्लम आने वाले हैं कि कंपनी का बिजनेस सेंटिमेंट चेंज हुआ है, कंपनी के मैनेजमेंट में चेंजेस हुआ है, कंपनी के कुछ ऐसे कंपनी का कुछ ऐसा नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आया जिसकी वजह से मार्केट शेयर उसकी कम हुई है, या कंपनी एक डायनेमिकली चेंज हो रही है, या जो कंपनी जो प्रोडक्ट रेडी करती थी या प्रोडक्ट बनाते थे, वो प्रोडक्ट की डिमांड कहीं ना कहीं डिटोरेट हो रही है, वो प्रोडक्ट की डिमांड ग्लोबल मार्केट से कम होती जा रही है। ये आपको कौन बताएगा? दैट इज द प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम होता है डाइवर्सिफिकेशन। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। किसी ने इंफॉर्मेशन आई है कि एचईजी और ग्राफाइट इंडिया बाय कर लो, 1000 में गया था, 200 में स्टॉक्स हमने बाय 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 कर लिया, लेकिन बाय कर लिया कितना बाय कर लिया? 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का। बाकी स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट होगा हमारा? 10,000, 5,000, 20,000, 40,000। सो ह्यूज गैप होते हैं। एक पोर्टफोलियो में, एक स्टॉक्स में 3 लाख, 4 लाख, एक स्टॉक्स में 50,000, 40,000, या एक स्टॉक्स को हमने 10-20 लाख में, 10-20 लाख पूरे एक ही स्टॉक्स में डाल दिया, पूरा एसबीआई में डाल दिया, पूरा इन्फोसिस में डाल दिया। सो डाइवर्सिफिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। हर एक इंडस्ट्री का हमारे पास स्टॉक्स होना चाहिए, स्टॉक्स वो हायर एंड हायर क्वालिटी, those businesses run by a higher quality management, जिसमें एक पोटेंशियल हो ग्रोथ की, जिसमें ये ग्रोथ 10-20 सालों की हमें एक विजिबिलिटी दिखती हो, जिसका फाइनेंशियल नीट एंड क्लीन हो, जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, जो डेट फ्री कंपनी हो, जो लिवरेज ना हो, और उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्ट, उसकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांडिंग हो और प्रोडक्ट ड्यूरेबल हो। ऐसे नहीं कि 2-3 साल उसकी प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड 10 साल होनी चाहिए, 15 साल, 20 साल होनी चाहिए। उसमें एक एंट्री ऑफ बैरियर भी होना चाहिए। जैसे जिलेट में आज भी 10 साल के पहले भी लीडर था, आज भी लीडर है। कोलगेट 10 साल पहले भी लीडर था, आज भी लीडर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 10 साल पहले भी लीडर था, आज भी लीडर है। फॉर एग्जाम्पल डुईफुली बिजनेस की अगर बात करो तो इंडिगो, डुईफुली बिजनेस की बात अगर फार्मा में करो तो अबाउट इंडिया, इप्का लैब, जो एससीक्यू बनाते हैं। तो हमें बिजनेस कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है? हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है जो इंडस्ट्री का लीडर हो, हायर क्वालिटी कंपनी हो, हायर मैनेजमेंट कंपनी हो, और राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है। हम कभी भी कॉल आया उठा लिया। कॉल कब आती है पता है? जब 200 का स्टॉक 300 जाता है, 400 जाता है, तब कॉल आता है। जब स्मार्ट इन्वेस्टर वो स्टॉक में प्रॉफिट बुक करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर उनको बाय बाय करते हैं। हालांकि वो टाइम प्रॉफिट बुकिंग का होता है, तब रिटेल इन्वेस्टर उनको बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने टाटा मोटर्स में देखा, फॉर एग्जाम्पल हमने येस बैंक में देखा, डीएचएफएल में देखा। मैं आपको डीएचएफएल और येस बैंक की एक 2 मिनट में एक मतलब ये बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से मतलब उनकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग कैसी होती है।
येस बैंक है 400 का स्टॉक से 200 पे आ गया, कॉल आता है 200 का स्टॉक से राणा कपूर निकल गया है, रणवीर गिल आ चुका है, मैनेजमेंट चेंज हुई है, बाय रणवीर गिल ने बता दिया है कि यहाँ से तो बैंक बिल्कुल रिकवर होगी, रिस्ट्रक्चर होगी, कैपिटल रेज हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम है, बैंकिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट नीट एंड क्लीन है, एनपीए भी हम कुछ हद तक शॉर्ट कर लेंगे, बाय द स्टॉक। हम 200 पे बाय करना स्टार्ट करते हैं। फिर जो मैनेजमेंट रणवीर गिल बोलते हैं वो अपने जो वर्ड होते हैं वो वर्ड को कंप्लीट नहीं करते कभी भी। अगर मैनेजमेंट में कुछ बोला है और वो डेट लाइन तक वो अपने थॉट्स को कंप्लीट नहीं करता है तो मार्केट उसको डिप्राइस करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो कैपिटल रेज नहीं किया तो 200 का स्टॉक 150 आ गया, 200 का स्टॉक 140 आ गया, 200 का स्टॉक 100 आ गया। फिर आ गया कॉल, अरे 100 रुपए आ गया, एवरेज तो कर लो, 150 पे आ जाएगा और पैसा डाल दो, और पैसा डाल दिया, 1 लाख का 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया। फिर रणवीर गिल ने हाथ खड़े कर दिए, हम तो कुछ कर नहीं सकते, कैपिटल रेज नहीं हो रहा, कोई भी हमें पैसे देने के लिए रेडी नहीं है। फिर मार्केट ने उसको ह्यूली करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, फिर 20-25 रुपए पे आ गए। दैट इज द रीजन जो हम बोलते हैं कि प्रॉपर स्टॉक्स पे प्रॉपर टाइमिंग पे इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। दैट्स व्हाई वी नीड अ प्रोफेशनल, वी नीड अ म्यूचुअल फंड, दैट्स व्हाई वी नीड अ पीएमएस कि हमें एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के दे, वेल इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्टमेंट करें, वेल एक रेपुटेड एंड हायर क्वालिटी एंड वन ऑफ द लीडर कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट करें, ना कि इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर टाइमिंग पे प्रॉफिट बुक भी करें। एग्जीक्यूशन इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर एग्जीक्यूशन नहीं किया तो प्रॉफिट मार्केट में लेना इज टू मच डिफिकल्ट। एग्जीक्यूशन इज रियली इंपॉर्टेंट जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकते हैं। That is the reason रिटेल इन्वेस्टर्स, मुझे लगता है कि यही रीजन है जो रिटेल इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते मार्केट में। बट इट्स नॉट इजी, बट वेल्थ क्रिएट करना भी है, वेल्थ क्रिएट कर भी सकते हैं, बट वेल्थ क्रिएट करना इट्स नॉट इजी। सर मनोज, मेरा क्वेश्चन है कि अभी हमें इस सिनेरियो में मार्केट के किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या कौन सा सेक्टर अभी लग रहा है कि आने वाले समय में ठीक है? ओके, अगर हम सेक्टर की बात करें सर, तो ऐसा नहीं होता है कि हम एक ही सेक्टर को ओवरवेट करें। जैसे कि अभी आप एक बात यहाँ पे बहुत नोटिस कीजिए, एक बात कौन सी नोटिस कीजिए, आप हर दिन सीएनबीसी चैनल ओपन करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? डोंट बाय ऑटोमोबाइल, डोंट बाय ऑटो एंसिलरी। कौन खरीदेगा? हम जब मैं जब भी किसी इन्वेस्टर के साथ बातें करता हूँ, मैं आपको लाइव और प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं जब भी किसी इन्वेस्टर के साथ बात करता हूँ तो इन्वेस्टर क्या बोलते हैं? बैंक तो बर्बाद है, ऑटोमोबाइल गाड़ियां कोई खरीदने वाले नहीं है, मुझे ये कंपनियां चाहिए नहीं, कंस्ट्रक्शन बर्बाद है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, हमें इसको खरीदना नहीं है। किसको खरीदना हमें? फार्मा को खरीदना है हमें। क्यों फार्मा को खरीदना है हमें? क्योंकि हेल्थ इशू ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में स्प्रेड है, वी आर द लीडर इन हेल्थ फार्मा इंडस्ट्री। तो सारे ऑलरेडी जो प्राइसिंग पे फार्मा इंडस्ट्री को बाय करना था, बड़े बड़े फंड मैनेजर ने, स्मार्ट इन्वेस्टर ने, एचएनआई ने, उन्होंने तो ऑलरेडी बाय कर लिया बेटर प्राइस पे। अब जब फार्मा इंडस्ट्री एक्सपेंसिव हो चुकी है, सारे न्यूज़पेपर, चैनल, मीडिया फार्मा के बारे में बोल रहे हैं, तब अब फार्मा में सन फार्मा, कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीस लैब कब बाय करेंगे? 2600 पे, 2700 पे, 3000 पे, हाई प्राइस पे। अब जब वो 3000 से 3500 तक जाएगा, स्मार्ट इन्वेस्टर वहां से निकल जाएगा, आप इंटरेस्ट होगे क्योंकि फार्मा की डिमांड है। तो हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट हाँ, ओवरवेट हम सेक्टर को कर सकते हैं। ओवरवेट किसको कर सकते हैं? फार्मा को कर सकते हैं, जो मुझे लगता है। दूसरी चीज, सेक्टर को जो डिमांड आएगी, जो मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल मोबिलिटी। पर्सनल मोबिलिटी को क्यों डिमांड आएगी? उसका रीजन है, उसका एक साइंटिफिक रीजन है, एक लॉजिकल रीजन है। अगर कोरोना यहाँ से खत्म भी होता, वैक्सीन भी आ जाते हैं, तभी भी जो एक मन में एक डर बैठा हुआ है कि मैं अगर गोला में बैठूंगा तो उसके पहले सर वॉइस आ रही है, मुझे म्यूट करेगी? तो अगर मैं ओला में बैठता हूँ या उबर में बैठता हूँ तो क्या हो सकता है? इसके पहले कौन बैठा है पता नहीं, हो सकता है कोरोना पॉजिटिव तो नहीं। मैं अगर मेट्रो में जाऊंगा तो मुझे एक डर, मेरे माइंड में एक फियरनेस रहेगा कि इसमें ऑलरेडी पहले कौन बैठा था, यहाँ कौन खड़ा था। तो हर एक आदमी क्या सोचेगा? बाय द ऑटोमोबाइल, बाय द कार। भले वो 3 लाख की खरीदो, 4 लाख की खरीदो, 5 लाख की खरीदो, सेकंड हैंड खरीदेगा, बट खरीदेगा। हर कोई 2 व्हीलर की डिमांड बढ़ेगी, हर कोई बोलेगा कि मैं तो मेरे बाइक से ऑफिस में जाऊंगा। तो यहाँ पे पर्सनल जो मोबिलिटी है, ऑटोमोबाइल की डिमांड बिल्कुल आएगी ही आएगी। जो 2-3 साल में ऑटोमोबाइल की डिमांड हमने नहीं देखी, वो हम ऑटोमोबाइल की डिमांड क्रिस्टल क्लियर देखेंगे। मुझे लगता है कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले, एफआईआई की इन्वेस्टमेंट करने के पहले
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट करने के पहले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से पहले, बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले आज रीजनेबल नहीं चीप वैल्यूएशन पे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी कंपनी अवेलेबल है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, बाय एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। फार्मा जैसी वेट एंड वॉच मत कीजिए, जो फार्मा ऑलरेडी एक्सपेंसिव चला है और सारे न्यूज चैनल आपको फार्मा खरीदने वाले हैं। दूसरी चीज, बैंकिंग या नॉन बैंकिंग की बात करते, बिल्कुल प्रॉब्लम है, मैं भी मानता हूँ प्रॉब्लम है, एनपीए उनके बढ़ने वाले है, बट क्या बैंकिंग यहाँ से बर्बाद हो जाएगी? अगर बैंकिंग बर्बाद हो जाएगी, न्यू इंडिया कहाँ से चलेगा? Bank are the backbone of economy. Bank are the backbone of country. Without bank, no one industry run. Without bank, no one construction infrastructure company run. Without bank, no one build a house. Without bank, no one build buildings. कैसी चलेगी इकोनॉमी? कौन देगा उनको पैसा? कौन फंडिंग करेगा? तो क्या आपको 2 सालों में जो बंधन बैंक है, जो आईसीआईसीआई बैंक है, जो एक्सिस बैंक है, ये प्राइसिंग पे मिलेगी? अगर आपका व्यू 3 सालों 4 साल का, दिस इज द बेस्ट टाइम बाय द बैंक। वो भी डर रहे हैं और उनके साइड में आरबीआई बैठी हुई है। आरबीआई हैज अ ह्यूज एंड ह्यूज, मतलब उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, 500 बिलियन उनके पास रिजर्व है। आज के डेट पे इंडिया जैसी इमर्जिंग कंट्री में जिनकी जीडीपी 2.5 to 3 ट्रिलियन के बीच में है, उनके अगर आरबीआई के पास 500 बिलियन की कैश है, तो ह्यूज कैश अवेलेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आरबीआई ने जितनी लिक्विडिटी पुश करनी थी बैंकिंग में, ऑलरेडी लिक्विडिटी पुश की है। आज तक 20 सालों में कभी भी सीआरआर रेशियो कम नहीं हुआ है। आज सीआरआर रेशियो 1% डाउन हुआ है। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है 1.32 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बैंक में अवेलेबल है। 7.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी फर्दर आरबीआई ने बैंकिंग के पास पुश की है, कम किया हुआ है कि आप लेंड करो, आप एमएसएमई को पैसा दो, आप म्यूचुअल फंड को पैसा दो, आप डबल इक्वालिटी के पेपर बाय करो, आप ट्रिपल इक्वालिटी के पेपर बाय करो, आप कॉर्पोरेट के पेपर बाय करो, कॉर्पोरेट को फंडिंग करो, उनको पैसा दो। बिल्कुल। तो क्या बैंक यहाँ से सही में ये जो प्राइसिंग पे हमें मिल रही है, ये प्राइसिंग पे मिलेगी? और दूसरा रीजन है बैंक क्यों इतना करेक्ट हुई है, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट बैंक में है वो एफआईआई का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का वहां पे इन्वेस्टमेंट है। और गोरे लोग क्या करते हैं, गोरे लोग को अगर कहीं भी रिस्क दिखती है, उनका खुद का पैसा नहीं होता है, वो पैसा होता है लिवरेज। वो पैसा बड़ी बड़ी जो बैंक, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, उनको लेंड करते हैं, वो पैसा वो इमर्जिंग मार्केट में लगाते हैं। अगर वो स्टॉक्स नीचे आना स्टार्ट करती है तो उनको कॉल आता है बैंकिंग के, भाई एक तो मार्जिन कॉल जमा कीजिए, नहीं तो स्टॉक्स को बेच दीजिए। दे हैव नो ऑप्शन, उनको स्टॉक्स को सेल करना ही करना है, कंपलसरी है उनको स्टॉक्स को सेल करना। दैट इज द रीजन बैंकिंग ह्यूज करेक्ट हो चुकी है। बट आप 2 साल बाद देखना बैंकिंग आपको ये प्राइसिंग पे नहीं मिलेगी। बट आप बैंकिंग बाय करना है तो कहाँ करना है, कौन सी बैंक बाय करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो मैं बता रहा हूँ। इसका मीनिंग ये नहीं कि कोई भी बैंक जाके उठा लो, कोई भी बैंक खरीद लो, बिल्कुल ऐसे मत कीजिए। किसी प्रोफेशनल की हेल्प बिल्कुल जरूर लीजिए, या म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथों में पैसा दीजिए, पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। हमने फार्मा इंडस्ट्री बताया, हमने ऑटो एंसिलरी बताया, हमने ऑटोमोबाइल बताया, हमने बैंकिंग बताया 3-4 सालों के लिए। तो यहाँ इसका मीनिंग ये नहीं कि कोई भी स्टॉक जाके ले लीजिए। प्लीज कॉशियस, केयरफुल। कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स में एंटर नहीं हो सकते हैं। प्रॉपर टाइमिंग पे, प्रॉपर क्वांटिटी में ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है और एक डिसिप्लिन के साथ हमें इन्वेस्टमेंट करना है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑफेट का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है और हम किस स्ट्रेटेजी के तहत इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं? सर, जो हमारा ऑफेट का स्ट्रेटेजी है, 3 चीजें जो मेरी पर्सनल एक थंब रूल है, जो जिसको मैं मानता हूँ। आई नेवर कॉम्प्रोमाइज द रिस्क, आई कॉम्प्रोमाइज द रिटर्न। मैं रिटर्न के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, बट रिस्क के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज जो कैपिटल इन्वेस्टर का जो हार्ड कोर पैसा है, वो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी है कि वो पैसे को सेफ रखना, वो कैपिटल को सेफ रखना। तो आई नेवर कॉम्प्रोमाइज द रिस्क। तो मुझे कॉम्प्रोमाइज रिस्क के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, जो भी मैं बिजनेस बाय करता हूँ, वो बिजनेस होता है वन ऑफ द हायर क्वालिटी बिजनेसेस दैट रन बाय द हायर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, जिसकी प्रोडक्ट की डिमांड हो, ना कि 5-10 साल में डिमांड हो, उसकी प्रोडक्ट की 10-15-20 साल डिमांड हो। वो कंपनी के बगैर कोई इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती हो। दिस इज द नेसेसिटी प्रोडक्ट। जस्ट लाइक अगर कोई ऑटो एंसिलरी कंपनी है तो कोई इंडस्ट्री है, लाइक फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, उसके प्रोडक्ट किसी को बना नहीं सकते ये पार्ट। अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर हम बाय कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, जिसका ऑर्डर बुक हेल्दी हो।
और जिसमें मैनेजमेंट इश्यू ना हो, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज द मैनेजमेंट। हमें, क्योंकि बिजनेस कौन रन करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। शेयर होल्डर को विल कौन कन्वर्ट करते हैं? शेयर होल्डर के लिए काम कौन करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। तो वी नेवर कॉम्प्रोमाइज द मैनेजमेंट। सो जो इक्विटी मतलब सेंसेक्स और निफ्टी में 7,500 7,500 कंपनियां लिस्टेड है, जिसमें से हमने 450 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। वो कंपनियां ऐसे कि जो हर एक इंडस्ट्री की कंपनी उसमें इंक्लूडिंग है। जब भी हमें, और ये वोलेटिलिटी को देखिए, हम 60 to 70 कंपनी में काम कर रहे हैं। जब भी हमें प्रॉपर टाइमिंग मिलता है, जब वैल्यूएशन वाइज हमें लगता है कि किसी कंपनी में प्रॉफिट बुक करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी हमारी बकेट ब्रॉड लेवल पे बकेट है। हमारे पास 400-450 स्टॉक्स का होम है, एक असेट है। उसकी वजह से हमारे पास ऑलवेज अपॉर्चुनिटी होती है। सो हम अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो नेक्स्ट बिजनेस, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रेडी होती है। बट वी नेवर कॉम्प्रोमाइज द मैनेजमेंट, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ द बिजनेसेस, एंड वी नेवर कॉम्प्रोमाइज द रिस्क। सो हम आफ्टर फुल रिसर्च करने के बाद उनकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल, एनुअल रिपोर्ट, मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उनके प्रोडक्ट, उनके कॉम्पिटिटर कौन है, उनकी मार्केट में पोजीशन क्या है, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, अकाउंटिंग कितनी नीट एंड क्लीन है, उनके पास कैश फ्लो कितना है, कितना डेट उठा है, शेयर होल्डर के लिए कितनी वेल क्रिएट की है, 10 सालों 20 सालों में तक कितनी वेल क्रिएट की है, आगे कितनी वेल क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यूएशन वाइज चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, फेयर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, या रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, उसमें कब हमें स्टॉक्स लेना है, कब हमें प्रॉफिट बुक करना है, इस सारे अंडरलाइन थीसिस पे हम काम करते हैं। मनोज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जितने भी सक्सेसफुल पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं इंडिया में, जैसे रामदेव अग्रवाल हो गए, या राकेश झुनझुनवाला हो गए, रमेश देवानी हो गया, विजय केडिया हो गया, तो इन लोगों का जो डिसीजन लेने का या काम करने का जो बेसिक अंडरलाइन है या बेसिक रीजन है, वो क्या है? इस पे थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं। जो बड़ी इन्वेस्टर्स है, वन ऑफ द वेटेरियन इन्वेस्टर, जिनके थ्रू हमने बहुत बड़ी लर्निंग की है, वो मतलब मैं बहुत मानता हूँ उनको, और उनकी फिलोसॉफी और स्ट्रेटेजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड बेस्ट फिलोसॉफी है, जो वो टाइमिंग पे मतलब रन किया है, बहुत सक्सेसफुली उन्होंने वेल क्रिएट की है। और उनकी फिलोसॉफी और स्ट्रेटेजी कंटिन्यू इंटैक्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, बट हाँ, वो एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और बेस्ट हायर क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रामदेव अग्रवाल की बात करें, मिस्टर रामदेव अग्रवाल की बात करें, जब उन्होंने 2000 में जब उनके पोर्टफोलियो में 50 लाख के पोर्टफोलियो में 120 कंपनियां थी, 100 कंपनियां थी, तो उनको रिटर्न कभी आता ही नहीं था, उन्होंने कभी रिटर्न देखा ही नहीं था। जब वो मिस्टर वॉरेन बफेट को मिलने के लिए यूएसए गए, उन्होंने बताया कि सबको बेच दो और एक स्टैंडर्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ, 15 या 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाओ, बट इंडस्ट्री का लीडर होना चाहिए, उसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने चाहिए, नेवर कॉम्प्रोमाइज द मैनेजमेंट, ऑलवेज लुक एट द मैनेजमेंट एंड लुक एट द वैल्यूएशन, enter the best valuation, never compromise the valuation, never enter the businesses at high expensive valuation, doesn't matter businesses कितना बेस्ट है, doesn't matter businesses are higher quality businesses run by the higher quality management, just like Aboti, just like Hindustan Unilever, Nestle, higher multiple पे ट्रेड हो रहे हैं, एशियन पेंट्स हायर मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं। आई ऑलवेज फियर कि ये बिजनेस में एंटर कब करे, कैसे करे, आई डोंट नो, कि कभी भी ज्यादा करेक्ट नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि उन्होंने जो क्राइसिस आई, जो रिसेशन आया 2008, 2001, 2003, वो रिसेशन में ऐसे बिजनेस को पिक किया, जस्ट लाइक 2008 में बजाज फाइनेंस, टीसीएस, 1998, 1997 में इन्फोसिस, 2003 में अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर, 2008-9 के बाद फार्मा इंडस्ट्री, ऐसे बिजनेसेस को पिक किया और वो बिजनेसेस को 5-5, 6 से 7-7 रखा। क्यों रखा? क्योंकि उसकी बिजनेसेस कंसिस्टेंटली अर्निंग कर रही थी, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही थी, और उन्होंने अगर 80 रुपए का स्टॉक लिया तो वो आज 1000 का हो गया, 1500 का हो गया, 2000 का हो गया, और कंसिस्टेंटली वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते गए, उन्होंने कभी भी इन्वेस्टमेंट को रोका नहीं। बट हाँ, उनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी थी, होल्डिंग थी 10-10, 20-20 सालों की थी। फॉर एग्जांपल मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, वन ऑफ द मतलब दलाल स्ट्रीट के सबसे बड़ी इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक ही स्टॉक्स ने बनाया 2003 में। सबको पता था, हर कोई दुल्हन टाइटन पहनता है, टाइटन की ब्रांड है, हर किसी की शादी होती है तो टाइटन देते हैं, किसी के भी हाथ में दिखती है तो टाइटन दिखती है। तभी भी इन्वेस्टर क्या करते थे, बाय फ्लैट, बाय रिटेल, बाय गोल्ड, बाय रियल एस्टेट, बाय एफडी, बाय आरडी। यहाँ पे किसी ने भी
हिम्मत नहीं की टाइटन को खरीदने की, किसी ने भी नहीं की, बट उन्होंने 2003 में 18 करोड़ सिर्फ एक ही टाइम में 18 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया टाइटन में, और 2003 के बाद उन्होंने एक भी शेयर बाय नहीं किया। वो 18 करोड़ की, आज आप गूगल करोगे, आप उनका स्टडी करोगे, 18 करोड़ के, वी डोंट बिलीव, बट आज 13,000 करोड़ 14,000 करोड़ हो चुके हैं। कहाँ 18 करोड़ और कहाँ 13,000 करोड़, और ड्यूरेशन कितना हुआ? 18 साल 19 साल, 18-19 साल में 18 करोड़ का 13-14 हजार करोड़ क्यों क्रिएट किया? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर टाइमिंग पे, प्रॉपर वैल्यूएशन पे ग्रैब कर लिया था टाइटन को और ह्यूजली इन्वेस्टमेंट किया था, और वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कंसिस्टेंट रखा कभी भी। अब हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं सर, रिटेल इन्वेस्टर क्या कर सकते थे ये टाइमिंग में? अच्छा मेरे 18 करोड़ के 500 करोड़ हो गए, बुक द प्रॉफिट। अच्छा मेरे 18 करोड़ के 1000 करोड़ हो गए, बुक द प्रॉफिट। अच्छा मेरे मतलब 18 करोड़ के 1,500 करोड़ हो गए, अभी तो बुक द प्रॉफिट, अभी तो बुक कर लो, नहीं तो पता चलेगा 1,500 करोड़ की और 500 करोड़ हो जाएगी। ये मेंटालिटी हमारे एक साइकोलॉजिकल एक मेंटालिटी होती है रिटेल इन्वेस्टर की, इसकी वजह से हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। बट उनकी इसमें ग्रीडीनेस भी नहीं है और उनकी इसमें फियरनेस भी नहीं है। तो ग्रीडीनेस, फियरनेस एंड इमोशन, दिस आर द थ्री पिलर ऑफ द स्टॉक मार्केट। जिन्होंने भी ग्रीडीनेस, फियरनेस, इमोशन पे कंट्रोल किया, उन्होंने ही वेल्थ क्रिएट की। राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने ग्रीडीनेस पे कंट्रोल किया, डजंट मैटर, 1000 करोड़ हो गए, 2000 करोड़ हो गए, 18 करोड़ की 5000 करोड़ हो गए, 18 करोड़ के 10,000 करोड़ हो गए, 18 करोड़ के 14,000 करोड़ हो गए, लेकिन तभी भी उन्होंने सेल नहीं किया। मतलब उन्होंने अपने ग्रेडीनेस पे कंट्रोल किया, इमोशन पे कंट्रोल किया, फियरनेस पे कंट्रोल किया। तो ये इमोशन हमारे पास आने चाहिए। इमोशन कैसे आते हैं? हम रात दिन स्क्रीन के सामने होते हैं, हमारा हार्ट बीट एक मार्केट के टाइमिंग में जो रेड एंड ग्रीन सिग्नल आते हैं उसके साथ मैच हो जाता है। तो वो लॉजिकल, एक एनालिटिकल अप्रोच हमारा ब्रेन एक स्टिमुलेंस, एक स्प्रेड करना स्टार्ट कर देता है, हमें कुछ मैसेज प्रोवाइड कर देता है। कभी कभी मार्केट में गट्स फील भी काम आते हैं। सो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, बेटर क्वालिटी कंपनी, बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रॉपर प्राइस। एंड जब वो बिजनेस इमर्ज हुआ, जब वो बिजनेस स्टार्ट हुआ, तभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो दैट इज द व्हाई उन्होंने वेल्थ क्रिएट की। बट हम अभी भी, आप रिटेल इन्वेस्टर के साथ बातें कीजिए, अब उनको बोलिए आपकी होल्डिंग पीरियड कितनी है? 3 इयर्स, 4 साल। अच्छा ठीक है, हम 4 साल रख लेंगे, 3 साल रख लेंगे, 2.5 साल बहुत हो गया। सर, माय डियर इन्वेस्टर्स, 2.53 to 4 years होल्डिंग पीरियड से कोई भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता है। इफ यू वांट, हम काम किस लिए करते हैं? सुबह घर से निकलते हैं, शाम घर आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हम वेल्थ क्रिएट करने के लिए जाते हैं, सैलरी के लिए जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं तो बिजनेस रन करने के लिए जाते हैं, कुछ खुद का बिजनेस करते हैं तो खुद का बिजनेस संभालने के लिए जाते हैं। क्या मोटिव होता है कि 2 पैसे घर में आने चाहिए, थोड़ी वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए, बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर फैमिली के लिए, बेटर सोसाइटी के लिए। तो अगर आपको आपसे भी बेस्ट बिजनेस कोई ज्यादा रिटर्न दे रहा है मार्केट में, कुछ भी ना करके आपको सिर्फ बैठना है, देखना है, बेटर कंपनी को पिक करना है, बेटर मैनेजमेंट को पिक करना है, बेटर प्राइसिंग को पिक करना है, सिट करना है, वो मैनेजमेंट काम करेंगे, बोर्ड मेंबर काम करेंगे, एम्प्लॉइज काम करेंगे रात दिन, और आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। आपको क्या करना है? आप थिंक कीजिए कि वी आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट बिजनेस। हमने कोई धंधा खरीदा है, कोई हम ट्रेडर नहीं है। अगर आप मारुति सुजुकी भार्गवा, मिस्टर भार्गवा जो ओनर है, 4,000 पे स्टॉक लिया, उन्होंने मारुति सुजुकी को बेच दिया था? बिल्कुल नहीं। टाटा मोटर 70 पे आ गया, टाटा मोटर वाले का टाटा कंपनी बेच देंगे? बिल्कुल नहीं। होटल इंडस्ट्री में होटल आज पूरी टोटली बंद है। क्या होटल वाले होटल अपने बेच देंगे? बिल्कुल नहीं बेच देंगे। वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि हम इससे कैसे निकलेंगे, हम इसको कैसे ओवरकम करेंगे। सो दैट इज द रीजन सर, रिटेल इन्वेस्टर नॉट क्रिएट द वेल्थ। सो मेरा मैसेज सब रिटेल इन्वेस्टर को यही है कि प्लीज आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, यहाँ ये पीरियड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक तो म्यूचुअल फंड में कीजिए या किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू कीजिए, बट प्लीज इन्वेस्टमेंट कीजिए और होल्डिंग पीरियड एज मच एज मैक्सिमम रखिए। मनोज, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। तो इस सिनेरियो में म्यूचुअल फंड में क्या हमें एसआईपी अपने स्टॉप कर देनी चाहिए या इसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए? ये पीरियड में बिल्कुल म्यूचुअल फंड को एसआईपी तो कभी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, इसको कंटिन्यू भी रखना चाहिए और स्टॉप अप जो एसआईपी उसको भी ऐड करना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे जो प्रीवियस कोविड था, प्रीवियस कोविड के पहले जो एनएवी थी, ऑलरेडी एनएवी 35-30% करेक्ट हो चुकी है। आपको वही एनएवी एक डाउन एनएवी में मिल रही है। मतलब लेट्स से 1000 में आपको अगर 200 एनएवी मिलती थी, वही 1000 में आपको 500 एनएवी मिल रही है। अब जब मार्केट रिकवर होगा, नॉर्मलाइज होगा, तो वही एनएवी रिकवर होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक 10 रुपए की एनएवी है, आज 5 रुपए में आ चुकी है। 5 रुपए में जब नॉर्मल मार्केट नॉर्मल था तब 10 रुपए की थी, कोरोना की वजह से 5 रुपए में आ चुकी है।
अब उसने अगर रिटर्न भी नहीं दिया ना, तो वो एनएवी 5 रुपए से 10 रुपए पे भी गई, तभी भी आपको 50% का रिटर्न है। तो दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मतलब हर सेंटेंस में मेरा यही है कि बाय द म्यूचुअल फंड, बाय द एसआईपी, बाय अगर किसी भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के आप हाथों में पैसा दीजिए और प्लीज ये मार्केट के अपॉर्चुनिटी को आप गेन कीजिए। और ये किसी ने मतलब ये मार्केट में कोई भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्टॉप नहीं करेगा। अगर स्टॉप करेगा, अल्टीमेटली वी लॉस योर वेल्थ, वी लॉस योर एनएवी अपॉर्चुनिटी एंड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जो एवरेजिंग हम कर सकते थे एनएवी को, जो हमें ज्यादा एनएवी मिल सकती थी, जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, वो आपको नहीं मिलेगी। हालांकि और आप एसआईपी बढ़ाइए, आप टॉपअप एसआईपी, अगर आपकी 10,000 की एसआईपी है और 5,000 की एसआईपी लगवा दीजिए, आपको एनएवी ज्यादा मिलेगी। और ये जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये परमानेंट नहीं है, दिस इज अ टेम्पररी, 1 साल की स्टोरी है, 8 महीने की स्टोरी है। वैक्सीन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुकी है, एंटीवायरल ड्रग्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, ट्रायल इसका चल रहा है। सो प्लीज कंटिन्यू द एसआईपी, और आप और ऐड एसआईपी कर सकते हो, टॉप अप एसआईपी, एंड प्लीज अगेन द अपॉर्चुनिटी एंड मतलब ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑफ कि हम लोअर एनएवी को हम यहाँ से एक्युमुलेट कर पाएंगे, और एक्युमुलेट करना है हमें लोअर एनएवी को, सो दैट जब भी इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो जाएगी तो हमारी यहाँ पे वेल्थ एग्रेसिवली वेल्थ क्रिएट होगी। सो सर प्लीज कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज, एक क्वेश्चन कि 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी का जो सिनेरियो है, एक तो क्या लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी कब तक इससे रिवाइव करेगी? कोरोना का तो एक टाइम पीरियड जो भी रहेगा, उसके बाद कोरोना जैसे खत्म होगा, वो 3 महीने में हो, 4 महीने में हो, तो उसके बाद कितना टाइम हमें लग सकता है इससे बाहर निकलने में? और हमारी गवर्नमेंट है या हमारे जो रिजर्व बैंक है, वो क्या स्टेप ले रहे हैं? अभी उन्होंने क्या स्टेप लिया है, आगे उनकी क्या प्लानिंग है? क्या वो मार्केट में लिक्विडिटी डाल रहे हैं? आगे कितना उनके पास रिजर्व है, या क्या वो कर सकते हैं जिससे जल्दी से जल्दी हम इस चीज से बाहर निकल जाए? बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही बात है, चलो तो इसका जो टाइम है वैक्सीन की, लेकिन उसके बाद कितना टाइम हम इस तरह करेंगे? ओके, ठीक। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल। हाँ क्लियर। हाँ बिल्कुल। तो देखिए क्या है, इट्स टू मच डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। बिल्कुल ये बात सही है, हम कुछ मतलब एक प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, जिस तरह से मेडिकल एडवांसमेंट है वर्ल्ड वाइड में, जो हम जब सार्स आया था 2008 का अगर 10 की बात करें, तो वो टाइम में मेडिकल एडवांसमेंट इतनी नहीं थी। आज अगर आप मेडिकल एडवांसमेंट की बात करोगे तो जो 2 साल लगते थे वैक्सीन निकलने के लिए, उन्होंने 3-4 महीने में वैक्सीन निकाल ली है। गिलीड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यूएस ने वैक्सीन निकाल लिया है, यूएस एफडीए ने अप्रूवल दे दिया है, वो ट्रायल ऑलरेडी कर रहे हैं। यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन निकाल ली है, वो भी ट्रायल कर रहे हैं। दूसरी बात, इंडिया की बात करता हूँ, मैं इंडिया में आता हूँ। ग्लेनमार्क हमारी एक कंपनी है, उन्होंने तो एंटीवायरल ड्रग निकाला है। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने उन्होंने भी उनको एक परमिशन दे दी है कि आप ट्रायल कर सकते हो, आप ट्रायल कर सकते हो। दूसरी चीज, हेस्टर बायोसाइंस करके कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है, जिसका नेपाल में भी प्लांट है, इंडियन कंपनी है। उन्होंने वैक्सीन बनाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक मतलब उन्होंने टाइप कर लिया है कि हम वैक्सीन बना रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं, आज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आवर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो 5 बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है इंडिया के मेडिकल के, उनको एक बोल दिया है कि आप जितना ज्यादा रिसर्च करना चाहते हो रिसर्च कीजिए, वैक्सीन बना लीजिए, वैक्सीन जल्दी से जल्दी बना लीजिए, सो दैट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या ये वैक्सीन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, ऑलरेडी आ चुकी है मार्केट में। बट जो ट्रायल चल रहा है, अभी तक क्या होता था, एनिमल के ऊपर ट्रायल होता था, अब एनिमल के ऊपर ट्रायल नहीं हो रहा, ह्यूमन के ऊपर ट्रायल हो रहा है। बिल्कुल। तो मेरा जो खुद का प्रेडिक्शन है, आई एम नॉट द हेल्थ स्पेशलिस्ट, बट मेरा जो खुद का प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन ये है कि एटलीस्ट अक्टूबर टू सितंबर तक वैक्सीन या कोई मेडिसिन आ जाएगी। उसके बाद 2021 में मार्केट नॉर्मलाइज होगा। 2021 में मार्केट नॉर्मलाइज होने के बाद एग्रेसिवली ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। अब एग्रेसिवली ग्रोथ कैसा स्टार्ट करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, ये कोरोना का जो सबसे बड़ा इश्यू था वो चाइना से स्टार्ट हुआ है। ओके, चाइना से स्टार्ट हुआ है और हर एक कंट्री, वी आर इंडियन,
हम जो इंपोर्ट्स करते थे, हमारा कंट्रीब्यूशन जो इंपोर्ट्स का है वो 40% का कंट्रीब्यूशन है चाइना में। यूएस का हमारा जो कंट्रीब्यूशन है 7% का है, मतलब 14% रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, 7% रॉ मटेरियल हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर चाइना में प्रॉब्लम है तो एक सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन तो आ ही गया। हमारी जो फार्मा कंपनी है, इंडस्ट्री है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, बट उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हम चाइना से करते हैं। एपीआई के लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो चाइना हमें एपीआई प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम मेडिसिन कैसे बनाएंगे? दैट इज द पॉइंट। जर्मनी को पता चला, यूएस को पता चला कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के लिए, सो इट्स टू मच डेंजरस। हम ये कंट्री पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं एक रिस्क को अलोकेट करना है, हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चेन को अलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इससे क्या हो गया, 1000 कंपनी चाइना से मूव ऑन हो रही है। कोई थाईलैंड में जा रहे, कोई फिलीपींस में जा रहे, कोई इंडिया में जा रहे। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया, massive opportunity of India. 200 company they are looking for to set up the plant in Indian market. Already one company, South Korean company, steel pan manufacturer, they have booked the land, 5000 acre land in Hyderabad. हैदराबाद में 5000 एकड़ लैंड उन्होंने ऑलरेडी बुक कर ली है। दूसरी चीज, एप्पल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी अपना बैंगलोर में एक सेटअप करना चाहता है, वो भी बैंगलोर में एक प्लांट ओपन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में एक अपॉर्चुनिटी है। तो और दूसरी चीज, एक जो हमने इसके पहले जो एक बजट हुआ था, बजट में हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में आएगी उसका कॉर्पोरेट टैक्स कितना था, 15% था। 15% कॉर्पोरेट टैक्स, वो इज टू मच, मतलब एक इतना हमारे जो कॉम्पिटिटर है, हमारे कॉम्पिटिटर से हम बेस्ट पोजीशन में अभी है कॉर्पोरेट टैक्सेशन में। तो क्या होगा अल्टीमेटली, हमारे कंट्री की, हमारे इमर्जिंग कंट्री में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग हब आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट नो डाउट इंडियन इकोनॉमी में ह्यूज होने वाला है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 20 दिन पहले, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज मतलब वर्क एंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके साथ मैंने बात की थी। उसने ये बताया था कि हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बात कर रहे हैं, हम वेंडर के साथ बात कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन के साथ बात कर रहे हैं। उनसे क्या आ रहा है मैसेज, वो ये बोल रहे हैं कि हमें थाईलैंड से कॉल आ रहा है, हमें फिलीपींस से कॉल आ रहा है, हमें वियतनाम से कॉल आ रहा है, जो कंपनी हमें जानती भी नहीं थी, जिनका नाम हमें पता भी नहीं था। वो ये बोल रहे हैं कि सर आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो क्या, हमें ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे सकते हो क्या, ये हम मशीनरी बनाते, इसका आप रॉ मटेरियल या कुछ जो बाय प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट आप हमारे लिए बना सकते हो क्या, हमारे साथ एग्रीमेंट कर सकते हो 4-5 सालों के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया में आ रही है। तो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा था, अनएम्प्लॉयमेबिलिटी एंड कंजम्पशन। बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेबिलिटी यहाँ पे 3-4 महीने के लिए डाउन हो सकती है, बट अनएम्प्लॉयमेबिलिटी परमानेंटली डाउन नहीं हो सकती है। आप देखोगे 6-7 महीने के बाद ह्यूज एम्प्लॉयमेबिलिटी क्रिएट होने वाली है। क्यों? क्योंकि 100 to 200 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दे आर लुकिंग टू सेट अप इन इंडिया। जो भी कंपनी स्टार्ट होगी, लेट से इन्फोसिस स्टार्ट होगी, रिलायंस इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट होने के बाद क्या करेंगे, जो 6 महीने का उन्होंने प्रोडक्शन नहीं किया था, वो 6 महीने का प्रोडक्शन ओवरकम करने का ट्राई करेंगे, डे में शिफ्ट करेंगे, नाइट में शिफ्ट करेंगे। अगर हम हमारे इंडियन एम्प्लॉइज का एक मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन देखेंगे तो हम क्या सोचेंगे, यार मैं 4 महीने घर में बैठा था, मेरी कंपनी ने एटलीस्ट मुझे कुछ सैलरी दी, बट आज मेरी कंपनी मुझे बुला रही है और मैं ऑनेस्टली अगर 6 घंटा काम करता था, 2 घंटा चिट-चैट करता था, इधर उधर मेरे बातें करने में निकल जाती थी। मैं ये सोच के जाऊंगा 6 घंटा नहीं, 8 घंटा नहीं, मैं 10 घंटा 11 घंटा काम करूंगा, रात दिन काम करूंगा मेरी कंपनी के लिए, और मेरी कंपनी के प्रोडक्शन में अर्निंग में पार्टिसिपेट करूंगा। एक जो मोटिवेशन डिटर्मिनेशन एम्प्लॉयज में होता है वो यूज होता है। कंपनी जो 6 महीने का जो गैप गई है प्रोडक्शन में, कहीं ना कहीं गैप निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेबिलिटी तो ये भी तो दिस आर द टेम्पररी। और दूसरी चीज, माय डियर इन्वेस्टर, की कभी भी ध्यान में रखना, जो जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी डाटा, ये डाटा, वो डाटा, इकोनॉमिक डाटा, पीएमआई डाटा, ये दिस आर द टेम्पररी। आज जीडीपी बोल रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट की जीडीपी, ग्लोबल की जीडीपी मैसेज आ रहे हैं कि नेगेटिव में जाएगी, -2%। ठीक है, मानते हैं जाएगी, क्या दिस इज परमानेंट? -2% क्या परमानेंट होगी? ग्लोबल ग्रोथ की जो लॉन्ग स्टोरी है इसको कोई ब्रेक कर सकता है? इंडियन इकोनॉमी की जो लॉन्ग स्टोरी है इसको कोई ब्रेक कर सकता है? आज की बात मैं आपको बताता हूँ, मॉर्निंग में वो हमारे जो गवर्नमेंट है, दे आर एक्टिव। हर प्राइम मिनिस्टर हर किसी डिपार्टमेंट की मीटिंग ले रहा, फाइनेंस मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर, वो मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री, मतलब हर एक मिनिस्ट्री के साथ बात कर रहे हैं कि यहाँ से सोल्यूशन क्या है।
रिफॉर्म्स क्या है, क्या पैकेज प्रोवाइड करना है, किस तरह से हमारा जो प्राइम ड्रीम है 100 लाख करोड़ हमें कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करना है, किस तरह से हम इसको खर्चा करेंगे, किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पीड अप करेंगे, क्या सोल्यूशन है, वो भी रात दिन मेहनत कर रही है, ये सोल्यूशन से बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हैं। तो these are the temporary, number are temporary, GDP number are temporary, global GDP number are temporary, PMI number are temporary। हमने 2019 में 4.5% जीडीपी नंबर देखा, बिल्कुल देखा। हमने 10 सालों में कभी भी 8 सालों में इतना जीडीपी नंबर देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था। बट क्या ये नंबर रिपीट हो सकता है? नहीं हो सकता है रिपीट, अभी हो जाएगा, अभी हो सकता है, बट क्या कंसिस्टेंटली रिपीट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वी आर मतलब हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी है, चाइना से भी ज्यादा हम ग्रो करेंगे। अभी तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जो हम रॉ मटेरियल के चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे, एपीआई के लिए डिपेंडेंट थे, हमारी खुद ही कंपनी एपीआई प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है। जो रिएक्टर इलेक्ट्रिकल मशीनरी के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे, हमारी खुद ही कंपनी इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी एंड रिएक्टर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगी। जो यूएस और जर्मनी, दे आर मतलब वो चाइना की तरफ एक बुरी नजर से देख रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने एक इंटरनेशनल पॉलिसी की है ना, हर कोई कंट्री उनको एक फ्रेंड की नजर से नहीं देख रही है। तो क्या होगा, हर कोई कंट्री चाहेंगे कि हम तो चाइना से इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हमें रहना नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर ये कहीं भी मूव ऑन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सर्विस सेक्टर, तो वो अदर इमर्जिंग कंट्री में मूव ऑन करेंगे और वो हमारे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दैट इज द रीजन मैं ये बोल रहा हूँ कि 2021 के मिड से या एंडिंग से, 2022 से जनवरी से किसी को भी इन्वेस्टमेंट करने का इक्विटी मार्केट में मौका नहीं मिलेगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है वो विद इन द 1.5 years में कर लीजिए। एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बना लीजिए, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लीजिए, हायर एंड हायर क्वालिटी मैनेजमेंट कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और उसके बाद 2022, 2023, 2024 वी एंजॉय द वेल्थ क्रिएशन जर्नी। किसी को भी मौका मिलने वाला नहीं है। और जो बुल रन आएगा वो मासिक बुल रन आएगा, 6, 7, 8 महीने का बुल रन नहीं आने वाला है, 2 सालों का बुल रन आने वाला, आप देखिएगा। क्योंकि 2018, 2019, 2020 और 2021 4 साल ह्यूज गैप हो जाती है। इतनी बड़ी गैप तो लाइफ में मतलब 1992 में भी नहीं आई थी, 2008 में भी नहीं आई थी, 2001 में भी नहीं आई थी, 1987 में भी नहीं आई थी, हर्षद मेहता के टाइम में भी नहीं आई थी। आप सोचिए इतनी बड़ी गैप कैसे फिलअप करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी, कैसे फिलअप करेंगे इंडियन इकोनॉमी। तो जो मासिव बुल रन आने वाला है ना, मासिव बुल रन बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है। आप देखिए इंडिया एक जो सोनिया की चिड़िया बोलते थे, मे भी हो सकता है सोनिया की चिड़िया हमारी कंट्री बन जाए। ह्यूज जो हमारे कंट्री का ड्रीम था वो हमारी कंट्री का ड्रीम पूरा हो जाए। उनका जो गवर्नमेंट का ड्रीम था ना 100 लाख करोड़ का, वो बिल्कुल पूरा करेंगे। दूसरी चीज, अच्छा ठीक है, 1.72 लाख जो करोड़ जो 1.72 लाख करोड़ जो एक्सपेंडिचर किया था, मतलब 15-20 दिन के पहले गवर्नमेंट ने बिल्कुल किया था, वो तो पैसा तो नॉन प्रोडक्टिव में गया, वो तो पैसा पुअर और हेल्थ के लिए गया, उसका इकोनॉमी को क्या फायदा? वो तो और रिफॉर्म्स लाएंगे और पैकेजेस लाएंगे, वो तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास तो डायरेक्ट टैक्सेशन से भी पैसा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट के पास तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से भी पैसा नहीं आ रहा है। जो 1 लाख करोड़ टैक्स आता था, 1,05,000 करोड़ जो टैक्स आता था, वो आज 28,000 करोड़ टैक्स आया है। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में कम टैक्सेशन आए, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? ये हमारे माइंड में तो क्वेश्चन होगा ही होगा। तो गवर्नमेंट 100 लाख करोड़ कहाँ से खर्चा करेगी? दैट इज द बिग पॉइंट, दैट इज द बिग क्वेश्चन। सो माय डियर इन्वेस्टर्स, आप एक बात ध्यान में रखिए, एक कंट्री में मतलब एक गवर्नमेंट के पास एक वेपन्स होता है, पावर होता है, एमएमटी टेक्निक। क्या होता है? आरबीआई उनकी बैंक है, आरबीआई किसी की बैंक नहीं है, आरबीआई गवर्नमेंट की बैंक है। आरबीआई के पास $500 बिलियन का रिजर्व है। वो डायरेक्ट जाएंगे आरबीआई से लेंड करेंगे या करेंसी को प्रिंट करेंगे। क्योंकि अगर मार्केट से उन्होंने बोरो किया, मार्केट से बोरो भी नहीं कर सकते, डेट भी निकाल नहीं, बॉन्ड भी निकाल नहीं सकते। अगर मार्केट से बोरो किया तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रियल एस्टेट कॉस्ट बढ़ेगी, घर की प्राइसिंग बढ़ेगी, जो हमारे लिए डेंजरस है। तो क्या करेंगे? एक तो पैसे को प्रिंट करेंगे, मनी को प्रिंट करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई को बोल देंगे कि पैसा दे दो इतने इतने कॉस्ट के ऊपर। तो सिंपल थिंग इज दैट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्यों यूएस ने $1 ट्रिलियन प्रिंट किया ना? $1 ट्रिलियन कितना होता है? $1 ट्रिलियन ह्यूज अमाउंट होता है। $1 ट्रिलियन यूएस गवर्नमेंट ने प्रिंट किया और वो अपने बैलेंस शीट में ऐड किया। जो उन्होंने स्टिमुलस पैकेज प्रोवाइड किए, रेपो रेट डाउन, फेड रेट डाउन, जीरो, वहां के बिजनेसेस को तो जो मतलब फंडिंग मिलेगी तो जीरो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे मिलेगी।
हमारे भी हमने भी रेपो रेट 4 पे लाया है और हमारा रेपो रेट कम हो सकता है। उसका मीनिंग क्या कि जो हमारे बिजनेसेस को कॉर्पोरेट को फंडिंग मिलेगी वो 4% पे मिलेगी, 4.5% पे मिलेगी। कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कम हो चुका है। दूसरी चीज अभी अभी क्या हो रहा है, रेपो रेट हाउसिंग लोन भी रेपो रेट लिंक आ रहा है। रेपो रेट लिंक इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर रेपो रेट 4% है तो आपको हाउसिंग लोन भी 4% मिलेगा। एक बात देखिए, रियल एस्टेट को कैसे डिमांड आ सकती है, मैं आपको एक 2 मिनट्स में यहाँ पे बता सकता हूँ। हर कोई जो एमएमसी में काम करता है, वी आर वर्कर, वी आर एम्प्लॉइज, 40-50-60,000 नॉर्मली सैलरी स्टार्टिंग से किसी की भी होती है। 40-50,000 सैलरी में अगर हम 15-17 हजार रेंट में देते हैं, हम रेंट देते हैं, अगर मुझे पता है कि 25,000 ईएमआई में मेरा खुद का 2 बीएचके का फ्लैट हो सकता है, आज ईएमआई इतनी डाउन हो चुकी है, रेपो रेट अगर लिंक के साथ मैंने हाउसिंग लोन लिया तो क्या मैं रेंट पे रहना पसंद करूंगा या खुद का घर खरीदूंगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो मैं ये सोचूंगा, हर कोई क्या सोचेगा कि घर खरीदो, रेंट के अलावा घर खरीदो। तो ये जो गैप है ना, ये गैप भी फील होने वाली है। जो रियल एस्टेट में डिमांड नहीं आई थी, 2-2.5 साल हमने डिमांड नहीं देखी थी, वो भी हम डिमांड देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में, एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग में, फार्मा में, आईटी में, कंजम्पशन में, केमिकल स्पेशलिटी में, हर सेक्टर में हम डिमांड देखेंगे। लेकिन कब देखेंगे? हमारी होल्डिंग पीरियड 4-5-6 साल की होगी तो, 10 साल की होगी तो। हर किसी ने भी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, हर किसी ने भी 10-10, 15-15 सालों के बाद ही पैसा कमाया है। 15-15, 20-20 साल इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया है, तभी उन्होंने 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कमाया। आप सोचिए, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आप गूगल कीजिए, आप कहीं पे भी रिसर्च कीजिए, मारुति सुजुकी के, मैं आपको, दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन, मैं जो भी स्टॉक बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन, प्लीज, ये रिकमेंडेशन नहीं है। 2010-9 में आपने अगर मारुति स्विफ्ट खरीदी थी, हर किसी ने खरीदी, अंकल ने खरीदी, पापा ने खरीदी, नेबर ने खरीदी, हर किसी ने खरीदी। 2009 में भी स्विफ्ट खरीदी, 2010 में भी स्विफ्ट खरीदी। क्या आप उनको ये बात पूछिए कि मारुति सुजुकी की जो मारुति सुजुकी गाड़ी आपके घर में है, वो क्या मारुति सुजुकी ने कितनी अर्निंग करके दी है? या मारुति सुजुकी की जितनी प्राइस है 5 लाख, 5.5 लाख, वही की प्राइस की अगर आप 2009 में स्टॉक्स खरीद लेते थे, तो आज उसकी प्राइस 90 to 18 लाख, वो 5 to 6 लाख के मारुति सुजुकी के स्टॉक्स आज 70 to 18 लाख में कन्वर्ट हो सकते थे। आज मतलब 2018 और 18 के बीच में, जब मैं बुल रन था, जब मारुति सुजुकी की 10,000 की प्राइस थी, तब उसकी प्राइस, उसके स्टॉक्स की प्राइस 2009 और 10 की अगर प्राइस के साथ मैच करो, तो एक मारुति स्विफ्ट की प्राइस 2018 में 70 to 18 लाख हो चुकी थी। That is 2 to 3 जगवार, 2 जगवार, एटलीस्ट 2 जगवार 45 लाख के। सो दैट इज द, मतलब हम किसी कंपनी का असेट खरीद रहे हैं, हम किसी कंपनी का स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बस स्टॉक्स खरीद रहे हैं, हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। सो जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ ये पीरियड, ये वोलेटिलिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लीज उनका होल्डिंग पीरियड आप 5 to 10 to 15 ईयर्स रखिए, एटलीस्ट 5 ईयर्स 4 ईयर्स तभी भी रखिए, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। और प्लीज ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। यहाँ पे हर किसी ने, मुझे लगता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर प्लीज सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अच्छा, ये 70 to 80 लाख बताया ना, 70 to 80 लाख, 70 से 80 लाख मारुति की प्राइसिंग अभी। बिल्कुल। देखिए आप वहाँ 2019 में 500 की प्राइस थी, मल्टीप्लाई कीजिए आप 9,500 या 10,500 के प्राइस के साथ, और डिविडेंड को इंक्लूडिंग कीजिए, आप अल्टीमेटली आपकी प्राइस निकल जाएगी 5.5 लाख डिवाइडेड बाय 500 400 प्राइसिंग थी 2010 में 9 में। आज 2018 में हमने 10,500 11,000 मारुति सुजुकी को खुद ही देखा था। आप वो स्टॉक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी डिविडेंड देता है हर साल मारुति के, वो डिविडेंड को ऐड कीजिए, आपकी वेल्थ देखिए कितनी क्रिएट हो जाएगी। सो मतलब हमें कभी किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के साथ। कभी हम ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जिसकी हमें एक्चुअल में नीड नहीं होती है। हमें वही प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें वही चीज करनी चाहिए, वहां भी पैसा लगाना चाहिए जिसकी एक्चुअल में हमें नीड है। अगर नीड नहीं है तो वो पैसे को हम एक प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एफडी, आरडी, अगर आप देखोगे, दिस इज आर द नॉन प्रोडक्टिव एसेट क्लास। अगर आप टैक्सेशन के साथ और इन्फ्लेशन के साथ उसको मैच करेंगे तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, कभी भी प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एसेट क्लास है, आज तक सबसे बड़ा जो एसेट क्लास है, जो एसेट क्लास से हर किसी ने वेल्थ क्रिएट की है और हर कोई वेल्थ क्रिएट करता है, वो है इक्विटी।
but हाँ, long term based businesses, based management, higher quality, execution is important, valuation is important, right quantity is important, right business is important, right time is important, each and everything is important. अच्छा, ये उसकी बात हो गई। ये क्वेश्चन और है, अभी डिटेल में थोड़ा बताओ, जो प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी है हमारी, वो थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताओ कि हम क्या किस तरीके से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो लोग दूसरे नहीं करते, हम क्या उनसे अलग कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी में देखिए, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है, मैं कभी जब प्रॉफिट बुक करता हूँ, सबसे पहली बात ये होता है जब मुझे लगता है कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो चुका है, जब मल्टीपल एक एक्सपांड हो चुके होते हैं, जब एक न्यूज के वजह से, जैसे औरबिंदो फार्मा की 350 में हमने खरीदा है, 650 में हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया है, वो यूएस एफडीए का अप्रूवल की वजह से विद इन द 2 डेज में 40% का उसने रिटर्न दे दिया। क्या वो सेंसिबल था? जेन्युइन रिटर्न, जेन्युइन मतलब सेंसिबल रिटर्न था, सही में वो ऑथेंटिक रिटर्न था कि 2 दिन में एक यूएस एफडीए अप्रूवल मिलने की वजह से वो 40% का रिटर्न दे दिया। ये कहाँ तक ऑथेंटिक था? दूसरी चीज, अगर 650 प्राइसिंग पे मैंने उसके अर्निंग के साथ 2021 के अर्निंग को कंपेयर किया, तो जो मैंने मल्टीपल दिया, मल्टीपल के हिसाब से मुझे लगा दिस आर द एक्सपेंसिव प्राइस, वो तो एक्सपेंसिव हो चुका है। अगर वैल्यूएशन वाइज कोई भी स्टॉक हमें एक्सपेंसिव लगता है, तब हम प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली डेट रेज करती है, कर्जा कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कर्जा उठाती है मार्केट से, तब हम प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि वी डोंट लाइक द कंपनी, दोज कंपनी हु रेज द डेट कंसिस्टेंटली, बिकॉज एक डेट बहुत बड़ा, मतलब डेट बुरी चीज नहीं है, बट जो क्राइसिस हुआ है अभी तक जो क्राइसिस हुआ है वो डेट के वजह से हुआ है। डेट हमें इतना एक सस्टेनेबल डेट चाहिए जो नेट डेट हो, जो रिजर्व से उसका जो बैलेंस शीट में जो रिजर्व है उससे कम उसका बैलेंस शीट में डेट होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंटली कंपनी डेट उठाती है, कंपनी जो सेल जनरेट करती है वो डेट की वजह से करती है, वो जो कंपनी रिटर्न मतलब सेल जनरेट करती है वो डेट की वजह से कर रही है। हमें ये पता है कि दिस इज नॉट द क्वालिटी सेल्स, दिस इज नॉट द क्वालिटी सेल्स जो कंपनी जनरेट कर रही है, वो टाइम में हम प्रॉफिट बुक करते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी भी कंपनी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आता है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, पॉलिटिकल रोल आता है, तब हम प्रॉफिट बुक करते हैं। वी डोंट लाइक द कंपनी जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, मतलब पॉलिटिकल एक प्राइसिंग पावर में, जिसके प्राइसिंग पावर में पॉलिटिकल का एक इंटरफेरेंस होता हो, जैसे कि लीकर कंपनी है। सो नो डाउट लीकर कंपनी की बात अलग होती है, शुगर इंडस्ट्री है जिसका प्राइसिंग गवर्नमेंट के अंडर में है। तीसरी चीज, हमें अगर अकाउंटिंग में कुछ भी फ्रॉड सामने आता है, मिस प्रेजेंटेशन सामने आता है, मिस रिप्रेजेंटेशन आता है, अकाउंटिंग पॉलिसी में कभी कभी चेंजेस होते हैं, हमें लगता है कि कुछ सिग्नलिंग या विंडो इफेक्ट जनरेट हो रहा है अकाउंटिंग में, कि कुछ अकाउंटिंग नीट एंड क्लीन अकाउंटिंग हमें नहीं लग रही है, वो टाइमिंग में हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट बुक, these are the strategy of profit booking। दूसरी चीज, जब हमें लगता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें नहीं लगता है कि वो these are the fundamental रैली, हमें लगता है कि ये टेक्निकल रैली है। अगर वो टेक्निकल रैली है, तो वो टाइमिंग में हम कैश फ्लो जनरेट करने के लिए, एक पोर्टफोलियो को कुशन मिलने के लिए हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और हालांकि हमारे पास स्टॉक्स 450 स्टॉक्स की लिस्ट है, 450 स्टॉक्स, इसका मीनिंग ये है हर एक इंडस्ट्री के स्टॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारे पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रेडी होती है, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी रेडी होती है, इसलिए हम किसी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करके मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टॉक्स। ठीक है, थैंक यू मनोज फॉर ऑल द आंसर्स। ओके, वेलकम। और कुछ क्वेश्चन? थैंक्स मनोज। श्रेया, यू कैन कंटिन्यू। अब मुझे और दो चीज यहाँ पे बोलनी थी कि प्लीज ये पीरियड को किसी ने भी ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, और बी कॉशियस। स्टॉक्स की प्राइस 500 से 400 हो गई, 300 हो गई, इसका मीनिंग ये नहीं होता कि उसमें वैल्यू है। वैल्यू भी फाइंड आउट करना इज डिफिकल्ट। हर कोई स्टॉक्स, वैल्यूएबल भी स्टॉक्स, नॉन वैल्यूएबल भी स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं, हमें वैल्यू ढूंढनी है। उसके बाद भी ऐसे बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट करना है जिसकी ग्रोथ आने वाले पीरियड में 2-3-4 सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए। हम स्टॉक्स डाउन है, इसका मीनिंग किसी भी स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। प्लीज बी कॉशियस। ये क्राइसिस में, ऐसे क्राइसिस में बहुत ऐसी कंपनियां होती है जो यहाँ से रिकवर भी नहीं होती है, परमानेंटली डिजास्टर, मतलब परमानेंटली उनका शटडाउन हो जाती है कंपनियां, बहुत कंपनियां शटडाउन हो जाती है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम में बी कॉशियस। तो ऑलवेज हेल्प टू म्यूचुअल फंड मैनेजर, और ऑलवेज हेल्प टू पोर्टफोलियो एक्सपर्टाइज। बट
मैं अभी भी बोलता हूँ कि ये मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए और जो भी इन्वेस्टमेंट करना हो स्टैगर मैनर में कीजिए। अभी 50% डिप्लॉय कीजिए, बाद में 50% डिप्लॉय कीजिए। और सेकंड मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर किसी ने मिस कर दिया 27,000 जब सेंसेक्स था, निफ्टी था 8,000 में, हमने तो मिस कर दिया। लेकिन देखिए कोई भी प्राइस, कोई भी सेंसेक्स एंड निफ्टी मिस करना नहीं होता। सेंसेक्स निफ्टी दैट मींस 50 स्टॉक्स की स्टोरी है। अंडरलाइन स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप तो डिफरेंट है। बट तभी भी अगर किसी ने मिस कर दिया, अगर किसी को लगता है, किसी की फिलोसफी साइकोलॉजिकल ऐसा सेंस बोलता है, तो अभी नेक्स्ट वीक से जो मुझे मेरा गट्स फील बोल रहा है, जो मेरी मतलब जो मैंने स्टडी किया है, मुझे ये लग रहा है जिस तरह से भी लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, लॉकडाउन एक्सटेंड होना एक कंपलसरी था, ये कंपलसरी था। बट एक मार्केट को छोटा ट्रिगर चाहिए, छोटा कैटालिस्ट चाहिए कुछ करेक्ट होने के लिए। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट करेक्ट होगा और नेक्स्ट वीक में जो ये सेकंड करेक्शन है, इसमें मुझे लगता है जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, किसी ने भी ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए और कोई भी ये सेकंड करेक्शन को प्लीज मिस ना कीजिए। ये सेकंड करेक्शन में तभी भी अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए। नेक्स्ट वीक से मतलब कल से आप सेकंड करेक्शन मोर और लेस देख सकते हो। तो प्लीज बी अवेयर और जिसको भी पोर्टफोलियो बनाना है एक म्यूचुअल फंड की हेल्प लीजिए या किसी एक्सपर्टाइज की हेल्प लीजिए, बट प्लीज पोर्टफोलियो बना लीजिए। थैंक यू। ओके, हेलो। Yeah, thanks Manoj. Thank you sir and welcome. You had really presented in a wonderful way. You had answered in a very nice way all the questions. और मुझे लगता है कि definitely ये हमारे investors को अभी के market को समझने में बहुत help करेगा. And thanks a lot Manoj. Shreya, you can continue. Thank you so much, Manoj sir. We hope that all the relevant points have been covered in this particular conversation. We already tried for it. And now I will end up this session by asking that if you have any query, then you may call on the number. You may note down. I'm just elaborating. It's 9890222039. Shreya, please repeat. Your voice was not audible. Okay, sir. I'm repeating it again. It's 9890222039. You may also mail it as well. Our official mail ID is offitfincare@gmail.com. I repeat it again. It's offitfincare@gmail.com. Now we will end up the session, and thank you so much, Manoj sir, and all the participants. Welcome and take care. Have a nice day. Thank you everyone. Take care, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Right. Thank you, sir. Thank you.